हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है क्लास 10th के विज्ञान अध्याय 1 से लेकर के 4 तक। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के 4 चैप्टर तक पूरे बहुविकल्पी अब तक पूरा टोटल 1 से लेकर 4 पार्ट तक के हम लोग 100 बहुविकल्पी प्रश्न को क्या करेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2024 में कन्फर्मली यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप लोग इसे बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। हालांकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि वीडियो इसलिए लंबी होने वाली क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें 1 से लेकर के पूरे 4 चैप्टर तक का पूरा टॉपिक, पूरा जितना अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो पूछने जाने की संभावना है, ये सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो इसे पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में हम सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया है Fe2 और O3 प्लस 2L और Al2O3 Fe। ये इस प्रकार का जो रिएक्शन या फिर Zn H2SO4 यहाँ क्या बन जाएगा Zn SO4 या प्लस H2। मतलब जिंक जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, क्या बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की वियोजन है, क्या है विस्थापन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो Zn होता है ये H2 के स्थान पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होने वाली जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि इसमें जो सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यही कथन क्या हो जाएगा। तो ये कथन जो हो जाएगा ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न हो जाएगा इसका कि 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा HCl। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में कह रहा है कि जो Y का स्थान है, इस Y के स्थान पे इसमें कौन सा मालिक्यूल्स होगा, ये सल्फ़र होगा कि H2S होगा कि क्या हो जाएगा SO2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पे जो होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं SO4 बना है। तो SO4 बना तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं इसमें SO2 जो है ये भी क्या किया है, भाग लिया। तो इसका SO2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। SO2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, तो इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लौह चूर्णित पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या हो जाता है। तो लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसका ए क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होते हैं, तो AgCl2 होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये सब प्रश्न देख सकते हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये NCERT वाले में आती है, ये 2020 में आया हुआ है। तो ये जितने भी प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग पूरा से पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और फिर ये सारा टॉपिक अगर हम पढ़ लेते तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा फंसने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है, BaCl2 प्लस क्या है H2SO4, ये रिएक्शन करेगा BaSO4 और ये क्या हो जाएगा 2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर अवक्षेपण अभिक्रिया आप जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ये सारा चीज़ जो है कि मैं पढ़ाया भी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक भूरे रंग का चमकदार एक्स वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तो इस तत्व का नाम बताइए। तो इस तत्व का क्या नाम हो जाएगा, तो इस तत्व का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कापर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कापर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कापर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है गैस बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो यहाँ लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है ये आपका होता है PbNO3 का ट्वाइस होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न होगा कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो है कि ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इजीली तरीके से अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगर आप पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े होंगे तो शायद ना याद हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको याद हो जाए। तो आप इसे बराबर अच्छे से देखते चलिए और पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके जो प्रश्न है वो मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस बने। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया होती है, तो निम्न में से कौन सी कब दहन अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये CH4O2 हो जाएगा प्लस CO2 प्लस H2, ये ऊष्मा व प्रकाश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा व प्रकाश भी क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये कौन सी प्रक्रिया, ये आपका हो जाएगा दहन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि क्षारी विलयन में फिनाल्थनी सूचक का रंग होता है। तो क्षारी विलयन फिनाल्थनी का सूचक का रंग क्या होता है, तो ये आपको पता है कि किस चैप्टर से, तो ये आपका हो जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट से। इससे पहले हम लोगों ने जिन क्वेश्चन को किया था वो अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर से था, लेकिन अब ये वाला जो चैप्टर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सॉरी पहला वाला चैप्टर से था वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, लेकिन अब ये जो दूसरा वाला चैप्टर है ये चलेगा आपका अम्ल क्षार एवं लवण। तो ये वाला चैप्टर से देखिए कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्षारी विलयन में फिनाल्थनी सूचक होता है, तो क्षारी विलयन में फिनाल्थनिक जो सूचक होता है वो क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए, आप लोग को पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी इसका क्या हो जाएगा, ये फिनाल्थनी सूचक का रंग होता है। ठीक है, निम्न में से प्रबल क्षार की बात कर लेते हैं, इसमें से प्रबल क्षार कौन है, तो प्रबल क्षार आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल मतलब जानते हैं, एक दुर्बल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, तो तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल क्या है, तो दुर्बल आपका अम्ल जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल आपका हो जाएगा HCN यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि क्या होता है, तो क्योंकि यह इसके आयन की मात्रा में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसके आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, देख ले। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा H2S विलयन का pH मान होता है। तो ये आपका H2S क्या है, तो ये सल्फाइड होते हैं और इसका pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान होता है 7 से क्या चीज़, तो 7 से कम होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम, इसको H2SO4 जली का जलीय pH मान। तो आपको पता है कि H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है और अम्ल जो होता है वो 7 के नीचे वाले को अम्ल कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को क्षार कहते हैं। एग्जैक्टली अगर 7 आता है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षारी विलयन का pH मान होता है। तो क्षारी विलयन का pH मान कितना होता है, तो क्षारी विलयन का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अभी मैंने बताया तो क्या होता है, ये 7 से अधिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चूँकि देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है, 2020 में प्रश्न आया, तो जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न अब तक ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे जो नहीं भी पूछे हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो पूछ दे। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा, तो लाल को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, तो इसका pH मान होता है 10। कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि लाल को नीला करने का मतलब लाल को नीला वही कर सकता है जो क्षार होगा, और क्षार कौन होता है, जिसका pH मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा वाला का जो pH मान होगा वो क्या होता है, क्षार होता है, और क्षार ही जो होता है वो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक विलयन का pH मान 1 है और यह विलयन है, या निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन प्राप्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा H2SO4। H2SO4 जली क्या, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका H2SO4 जो है ये आपका क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय। तो ये आपका बी, इसमें क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक। अब अगला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। तो अभी अभी ऊपर मैंने बताया, तो एक विलयन का ये नीला लिटमस पत्र है, अगर लाल को नीला करता है तो क्षार होता है, लेकिन नीले को लाल करेगा तो क्या होता है, वो अम्ल होता है। तो इसमें से क्या होगा, 7 7 तो क्या होता है आपका उदासीन होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 भी उदासीन होगा, 10 भी उदासीन होगा, तो मतलब 7 उदासीन होगा, 8 और 10 जो होता है ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये आपका जो 6 होगा ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इसका 6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 m जो है वो क्या है, HCl विलयन का पीएच मान होता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएच बराबर क्या होता है, तो पीएच बराबर ब्रैकेट में होता है 10 की पावर -10 करके ऐसे करके फार्मूला होता है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात करें तो इससे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति में 10 की पावर 2 n है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 10 की पावर कितना है, -2, तो ये हो जाएगा 2। 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ सभी के सभी एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूज़फुल ये वीडियो है। तो वीडियो को आप लोग पूरा से पूरा देखिए और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर कितना है, -7 है, तो प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान होगा। तो विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, इसमें विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर कितना दिया हो, 10 की पावर -7, तो इसका पीएच मान भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना, तो शुद्ध जल का पीएच मान या पीएच मूल्य जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देख लेते हैं इसी में अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य होते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएच का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर कितना है, -12 है, तो मोल प्रति लीटर, तो इस विलयन का पीएच मान होगा। तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 इसका पीएच वैल्यू का। अगर पूरा इस चैप्टर में अगर देखे होंगे, अगर आप विलियन वाला ये जो आपका पीएच वाला है, यानी अम्ल क्षार लवण वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको टॉपिक है वो क्या बोलते हैं उसको, पीएच। तो पीएच पैमाना जो है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके फार्मूला वगैरह, तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको जो है कि यहाँ से चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें हाइड्रोजन की सल्फ्यूरिक अम्ल में देखेंगे तो या इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4, और इसमें H2SO4 में बताइए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को पता तो बताइए कितनी होगी। अब दिख रहा है स्पष्ट रूप से यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो इसका 2 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब उसके बाद कोई भी क्या है कि कोई विलयन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, तो चूने पानी में दूधिया में बदल देते हैं। तो बताओ क्या होगा, तो ये आपका जाहिर सी बात है कि ये HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होगा, तभी तो चेंज हो जा रहा है। ठीक है। और अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा इसमें जो है कि इसमें आपका हो जाएगा एंटीसीड हो जाएगा। ठीक है। एंटीसीड आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा एंटीसीड। अब देख रहे हैं चीज़ का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा इसमें नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। ये आपका क्या है, धावन सोडा का ये फार्मूला होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण होते हैं, तो अम्लीय लवण क्या होते हैं, तो निम्नलिखित में से अगर अम्लीय लवण की बात करें तो इसमें अम्लीय जो लवण होते हैं वो कौन हो जाएंगे, तो अम्लीय लवण आपका हो जाता है, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा NaHSO4। ठीक है। NaHSO4 यहाँ पर बी क्या है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की, तो इसका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि पेयजल के जीवाणु रहित करने के लिए किस प्रक्रिया का क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर कहाँ गया, ब्लीचिंग पाउडर
CaOCl2 यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जल विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 क्या एक प्रकार का अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो हम इसका एज एंड तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक विलयन का pH मान 3 है, तो विलयन होगा तो 3 होगा तो जाहिर सी बात है अम्ल होगा, ये तो अम्लीय इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या हुआ है, तो अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित कप मान होता है, तो ये क्या होता है 5.2 होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो संभावित pH मान होता है, अम्लीय वर्षा का मतलब अम्ल का मतलब होता है जो जिसका pH मान 7 से कम होता है, तो यहाँ पे 5.2 होता है। ठीक है, इसका 5.2। अब बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो बेकिंग पाउडर को जब भी हम गर्म करेंगे तो वो हमेशा CO2 गैस देती है, तो ये इसका सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि क्षार के साथ हल्दी का रंग हो जाता है, तो क्षार जब भी किसी हल्दी के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा उसको भूरा रंग बना देती है। ठीक है, भूरा लाल कर देती है, तो ये भूरा लाल इसका राइट आंसर होगा। POP हम जानते ही होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, तो क्रिस्टल जल जो होते हैं आधा होते हैं, कितने होते हैं, आधा होते हैं, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें अगला प्रश्न पूछा है कि धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट कहाँ लिखा हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट बी इज द राइट आंसर। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धावन सोडा का सूत्र होता है। मीठे सोडा या खाने की सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा NaHCO3, तो NaHCO3 आपका सी इज द राइट आंसर, NaHCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं बात कर लेते हैं, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ m है, तो विलयन का pH मान क्या, तो 9 होगा, सिंपल सी बात है, इसमें 9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। जिंक चूर्णित और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाते हैं, तो ये आपका बना देते हैं जिंक, अगर किसी के साथ मतलब जो जिंक होता है और वो जिंक क्या करता है, जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर का, तो तीसरा चैप्टर क्या है, धातु और धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब तक हम लोगों ने 2 चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए। पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा चैप्टर क्या था, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो ये 2 चैप्टरों का हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे चैप्टर का। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, धातु अधातु। तो धातु अधातु में हम देखें कि कौन से धातु अधातु में कितने बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें हम देख करके इसको भी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें एंटीमनी है या फिर आर्सेनिक है, तो एंटीमनी या आर्सेनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो एंटीमनी या आर्सेनिक जो होते हैं ये आपके उपधातु होते हैं, तो इसका सी आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपका देखिए 2014 में, 16 में, 23 में भी आए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर हम बात करें इसमें अगले प्रश्न की, तो अधातु होते हैं, तो अधातु इनमें से क्या है, पोटेशियम है कि फ्लोरीन है, हालांकि यहाँ पे आयरन होना चाहिए, Fe होना चाहिए, धातु कोई बात नहीं है, एफ ठीक है, एफ ही होना चाहिए, और यहाँ पे Al है, यहाँ पे क्या है, तो एफ जो होता है ये अधातु है। अधातु का मतलब जानते हैं कि जिसमें जो विद्युत और उष्मा का आचरण नहीं करते उसको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, तो ये इसका एफ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई भी धातु नहीं, ये अधातु होता है। उसके बाद आघात वर्धनता प्रदर्शित करता है, तो आघात वर्धनता प्रदर्शित किसको करता है, तो तांबा को करता है। और धातु क्या है, तो धातु इसमें से हो जाएगा आपका लिथियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की, तो इसमें अगला प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न है कि ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसको, तो ठंडे तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ठंडे तनु से बनता है तो क्या होता है, जिंक होता है कि कापर की सिलिका की कारण, तो इसका जिंक क्या हो जाएगा, तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो इसमें अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है, या फिर इसी को दूसरे टाइप से पूछा है प्रश्न कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तीसरे टाइप से क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो ये हो जाएगा सोडियम कैल्शियम, तो सोडियम कैल्शियम डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोडियम कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसका अगला प्रश्न की बात करें तो इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ, तो अगला प्रश्न हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो ये आपका पोटेशियम जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले प्रश्न में, तो अगला प्रश्न इसका क्या हो जाएगा,
आप लोग चीज़ों को देखते रहिए फटाफट, जो कि सारा लेक्चर आपको यहीं पे सबका सब समझ में आ जाएगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, सारा टॉपिक आपको सब समझ में आने वाला है। तो अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर। ठीक है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु ये जो होते हैं ये युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसमें क्या है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड परत बनना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। तो एनोडिंग इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। क्या हो सकता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम क्या हो सकता है? ये हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन लेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि टीन जो होता है वो जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कि टीन की अपेक्षा जिंक जो होते हैं वो अधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, वो अधिक क्रियाशील होते हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर अगला देख ले इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर। कॉपर क्या करती है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और उसके स्थान को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, तो अगला प्रश्न में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम और जिंक। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सा क्या करती है? तो कौन सा गैस निष्कासित करती है? तो ये आपका हो जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा हुआ है? तो अगला प्रश्न हुआ है कि ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः होते हैं +0.60 होता है, -0.35 होता है, माइनस क्या होता है 1.50, फिर -2.71 वोल्ट है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक क्रियाशील होकर डी हो जाएगा। डी आपका सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें बात करें कि फफोलेदार जो होते हैं, फफोलेदार तांबे की कॉपर की प्रतिशत होती है। तो फफोलेदार तांबे की कॉपर की जो प्रतिशतता होती है वो कितना होता है? 98 होता है। 98 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को भी देख सकते हैं। तो ये अगला प्रश्न में क्या किस प्रकार से पूछा हुआ है, तो अगला प्रश्न पूछा है कि मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो CUS तथा FES। ये आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी मैं मल्टीपल क्वेश्चन बता रहे हैं यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंसे जाने के चांसेस है। तो सभी लोग जो है कि इसको अधिक से अधिक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। तो अभी देखिए कि इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है। ताम्र ग्लांस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CuS होता है। क्या होता है? CuS होता है। तो CuS जो होता है ये क्या है? ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करते हैं तो गर्म करके सल्फर को दूर करने का क्रिया कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। अब बात करेंगे इसके अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें क्या हो जाएगा? तो अगला प्रश्न पूछा है कि परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। तो परावर्तनी भट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो निष्तापन में क्या करते हैं? तो परावर्तनी भट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे का जो है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो अगर इसकी हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा का जिंक की परत चढ़ा करके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की परत चढ़ा करके। तो आप देख सकते हैं कि जिंक की परत इसमें क्या है? तो जिंक की परत चढ़ा करके इसका क्या हो जाएगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि मुद्रा मिश्र धातु होते हैं। तो मुद्रा मिश्र धातु क्या होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा Cu 92% होता है और Sn जो होता है वो 4% होता है और P कितना होता है? 1%। तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? Ca3 और PO3 का क्या हो जाएगा? तो PO3 का ट्वाइस। इसका C क्या हो जाएगा? C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, PO4 का।
ये आपका सी क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पीतल क्या है, पीतल है तो पीतल क्या है, तो पीपल आपका जो होता है ये मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा एजी सिल्वर। ये आपका सी क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके तीसरे चैप्टर की। और देखिए तीसरे चैप्टर के और भी प्रश्न हैं, इसका उत्तर देखिए फटाफट सभी लोग देख लीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा हुआ है, तो इसका इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा का क्या होते हैं, तो कुचालक होते हैं। तो ऊष्मा का कुचालक हम सबको पता है सीसा जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। सीसा में ऊष्मा का कुचालक मतलब कुचालक नहीं होता है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कापर धातु हो जाएगा। तो इसका डी जो हो जाए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हुआ। तो अगला प्रश्न है शुद्ध वायु है, तो शुद्ध वायु क्या होता है, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो क्या होता है, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। सामान्य तापक्रम पर दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाले क्या होते हैं, तो ये ब्रोमीन होते हैं। तो ब्रोमीन इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा किस चैप्टर से आया हुआ है, तो अगला प्रश्न हमारा चौथे चैप्टर से आया है, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन तथा उसके यौगिक जो है, यहाँ से कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले, तो इसको आप लोग फटाफट देख लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आया हुआ है ये हो जाएगा पहला प्रश्न, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो यूरिया जो होता है इसका सबसे पहले क्या होता है, इसका निर्माण होता है। यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से है, तो फार्मेल्डिहाइड का जो अणु सूत्र है वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा HCHO हो जाएगा। ठीक है, HCHO जो हो जाएगा ये आपका फार्मेल्डिहाइड का क्या है, तो सूत्र हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त यौगिक का मतलब आप जानते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त का मतलब आपको पता ही होगा कि संतृप्त किसे कहते हैं और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा C2H6। तो C2H6 जो है, सॉरी C2H4, ये आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको संतृप्त और असंतृप्त के बारे में नहीं पता तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना करके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखिए एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केनों का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्किन कौन है, तो एल्किन का मतलब आपको पता है कि जब कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होते हैं, वो डबल बांड होता है उसको एल्किन कहते हैं। अगर ट्रिपल बांड होता है तो उसको एल्काइन कहते हैं। अगर एक बंद होता है उसको एल्केन कहते हैं। ठीक है, एक बंद के लिए एल्केन, 2 बंद के लिए एल्किन और 3 बंद के लिए एल्काइन। तो यहाँ पे एल्किन की बात करें तो इसका कहाँ किस में डबल बांड दिख रहा है, तो ये आपका दूसरा वाला, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, एथेन का आणविक सूत्र होता है। तो एथेन का आणविक जो सूत्र होता है इसमें 7 संयोजक क्या होते हैं, तो बंद होते हैं। ठीक है, आणविक सूत्र में यानी C2H6 में पूछ रहा है कितने इसमें आबंध बनते हैं, तो 7 बनते। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बंध इसमें बनते हैं। निम्नलिखित में से एल्काइन कौन है, तो एल्काइन जो होता है वो आपका हो जाएगा, अगर एल्काइन की अगर हम बात करें तो इसमें एल्काइन जो हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। तो C3H क्या हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो नोन का मतलब जानते हैं कि इसमें ओई का मिला गया, मतलब ओई का मतलब ये कोई ना कोई कौन सा ग्रुप आ रहा है। तो आप पढ़े होंगे IUPAC ने में कीटोनी समूह पढ़े हैं और कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड है और आपका जो है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। तो इसमें बेसिकली जो है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नेम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग IUPAC नेम को देख लीजिए। तो ये सारे जो प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न किससे से थे, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन तथा उसके यौगिक के और भी प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पूछा हुआ है कि प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह क्या है। तो प्रोपेनेल का मतलब आप जानते हैं CHO ग्रुप, यानी CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे प्रोपेनेल में कौन आ जाएगा, तो CHO आ जाएगा। तो CHO इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह होता है, तो एल्कोहली का मतलब होता है OH। तो OH देखिए किस में लगा हुआ है, तो इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एल्कोहली समूह उपस्थित है, तो किस में है, तो यहाँ पे एल्कोहली समूह, लेकिन यहाँ पे CO लग गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए H और क्या लगा है, H और OH लगा है। तो बात है इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2 और OH, ये आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहली समूह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एल्कोहली का मतलब यहाँ पे देखिए मेथ एथेनॉल हो जाएगा ये आपका। ये सब देखिए ये क्या है,
ये आपका अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, तो अगले प्रश्न में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित, तो RCOR, तो R कीटोनी समूह आप जानते हैं किसमें होगा, तो इसका देखेंगे डी, तो डी इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए RCOR, ये आपका सही, RCOR ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, तो मेथेनिल हो जाएगा, मेथेनिल हो जाएगा इसका। और एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो ये आपका एथेनिल हो जाएगा। अगर IUPAC नेम अगर आप पढ़े हैं तो आपको सारा चीज़ ये फटाफट कर लेंगे। IUPAC नेम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो सभी लोग IUPAC नेम को तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, तो एसीटोन यानी CH3COOCS का IUPAC नेम क्या होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इसका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, C2H6 का IUPAC नेम क्या होता है, तो C2H5 का IUPAC जो नेम होता है वो आपका हो जाएगा एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है कि एथिलीन क्षारकी होते हैं, तो एथिलीन क्षारकी पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, तो ये आपके बना देते हैं क्या चीज़, तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा ग्लाइकान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकान, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब हम लोग धीरे धीरे पूरे चैप्टर को क्या है कवर करने वाले हैं, तो पूरा चैप्टर हम लोग का अब तक खत्म हो जाएगा कुछ ही समय में। देखिए एल्यूमिनियम कार्बन डाइऑक्साइड पर जल की क्रिया करते हैं, तो इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अगला प्रश्न क्या है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली का परत बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ईंधन पूरी तरह से नहीं, तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापित परमाणु होते हैं, तो ये आपका एक हो जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेनाल होता है, तो प्रोपेनाल क्या होता है, C3H7 और O क्या होता है, OH होता है, तो ये आपका प्रोपेनाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रोपेन में प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र में इनमें क्या होते हैं, तो इनमें सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध जानते हैं, सहसंयोजक बंध का मतलब जो साझेदारी से बनते हैं, तो सहसंयोजक बंध ये आपका ए इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 10 सहसंयोजक का बंध होते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है, तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेनिल क्या होता है, तो ये आपका 20 का राइट आंसर CH3H6O, ये यहाँ तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, तो एथेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें असंतृप्त, तो ये हो जाएगा C2H2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C इज़ द राइट आंसर। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से मेथेनिल क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा मेथेनिल, ये भी इज़ द राइट आंसर। तो ये अब तक हम लोगों ने क्या किया, विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कक्षा 10 के जो विज्ञान के 1 से लेकर 4 पार्ट तक हम लोगों ने केमिस्ट्री वाला पोर्शन को कवर कर लिया। अगले दिन की क्लास में हम 1 से लेकर 4 पार्ट तक के पूरे बायो के बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और पूरा से पूरा वीडियो को देखा करिए। मिलेंगे अगले दिन के क्लास में, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो एक पार्ट से जितना भी पार्ट तक पूरा बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। ठीक है।